नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक सीरीज प्रारंभ करेंगे जिसमें हम जो भाव प्रकाश है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। बीच बीच में जैसे वाग्भट हैं, बृहद्वाग भट्ट हैं, सुश्रुत हैं आदि उनकी भी चर्चा होगी। उनके माध्यम से हम अपनी दिनचर्या को कैसा रखें, कैसे हम अपना जीवन जिएं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये प्रकरण प्रारंभ करते हैं तो उसमें चर्चा आती है कि हम किस देश में रहने वाले हैं, अर्थात कहाँ रहने वाले हैं। तो उसके विषय में कहा गया है कि 3 तरह के देश होते हैं, मूल रूप से 2 होते हैं और जहाँ दोनों तरह की परिस्थितियाँ हैं मिली-जुली उसको मिश्र देश कहते हैं। तो हमारे इसमें क्या कहा गया है कि भूमि देशस् त्रिविधा नूपो जांगलो मिश्र लक्षणः। अर्थात देशों के भेद में पृथ्वी में 3 प्रकार के देश होते हैं। देश का अर्थ यहाँ क्षेत्र से है। अनूप, जांगल और मिस्र। तो मिस्र का अर्थ होगा जिसमें जांगल और अनूप दोनों के लक्षण से युक्त हो, अर्थात साधारण देश उसको कहा जाता है। तो ऐसे 3 तरह के देश हैं। अब उसमें हम जानेंगे कि अनूप देश के क्या लक्षण हैं। तो इसमें कहा गया है कि नदी पल्लव शयलाढ्यः फुल्लोत्पल कुलैर्युतः हंस सारस कारंडो चक्र वाकादि सेवितः सस्वारा महिषो रुरुरोहि कुलाकुलः प्रभूत द्रुम पुष्पाढ्यो नील सस्य फलान्वितः अनेक साली केदारो कदलीक्षु विभूषितः अनुपदेशो ज्ञातव्यो वात श्लेष्म वात श्लेष्मा मयार्तिमान। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो देश है अर्थात अनूप देश है उसमें क्या कौन कौन से हमारे जो दोष हैं, बढ़ेंगे, वात बढ़ेगा कि पित्त बढ़ेगा कि कफ बढ़ेगा, तो ये निर्धारित करता है देश के माध्यम से। तो हम पहचानेंगे और आप देखिएगा कि और आप हमें बताइएगा कि आप किस देश में किस क्षेत्र में रह रहे हैं, अनूप में है कि जांगल में है, आप वहाँ पर किस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वह आप हमें ज़रूर बताइएगा और हम देखेंगे कि हमारे जो मित्र किस किस देश से हैं। तो अभी हम जानेंगे अनूप देश का क्या लक्षण है। तो जो देश नदी, छोटे छोटे जलाशय और पर्वतों से भरे हुए हैं अर्थात इनकी अधिकता है तथा खिले हुए जल में होने वाले कमलादि पुष्पों से युक्त अर्थात उन जलों में कमल हैं, हंस रहते हैं, सारस है, कारंडव है अर्थात काग के समान लंबे चोंच और पांव वाले काले रंग के पक्षी और चक्रवाक चकवा आदि पक्षियों से सेवित अर्थात जहाँ इनकी अधिकता होती है। और सस का अर्थ है खरगोश, सुअर, भैंसा, रुरु मृग विशेष तथा रोही वो मृग की एक प्रजाति है। ऐसे अनेक प्रकार के पशुओं के कुलों से व्याप्त अर्थात पशुओं के परिवार रहते हैं और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, पुष्प हैं और हरे भरे सस्य अर्थात धान्य फसलें और फलों से युक्त एवं अनेक प्रकार के साली ये धान्य विशेष है के खेत हैं और क्या है केले और ईख के वृक्षों से सुशोभित हैं। उसे वात तथा कफ संबंधी रोगों को करने वाला अर्थात वहाँ वात बढ़ेगा और कफ संबंधी समस्याएं होने वाले होंगी। ऐसे देश को अनूप समझना चाहिए। तो जो हमारे मित्र बंधु जिस देश में हो तो देखें कि आपके क्षेत्र में ये चीज़ें हैं क्या, नदी है क्या, पर्वत हैं क्या और वहाँ ये जिन पक्षियों की जैसे हमने चर्चा की तो वो हैं क्या। यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं तो आप अनूप देश के रहने वाले हैं। अब इसके पश्चात हम जो दूसरा देश है जिसको हम जांगल देश कहते हैं उसके लक्षण समझेंगे। इसमें कहा गया आकाश सम उच्चश्चो स्वल्प पानीय पादपः शमी करीर बिल्वार्को पीलु कर्कोदु संकुलः हरिणई रक्ष प्रसुत गोकर्ण खर संकुलः सुस्वादु फलवान देशो वातलो जांगला स्मृतः। अब इसमें जांगल देश के विषय में कहा गया है कि जांगल देश के लक्षण क्या है कि जिस देश में आकाश के सदृश समतल और ऊंची जमीन थोड़े जल तथा वृक्षों से युक्त हो अर्थात जो जमीन समतल भी हो और थोड़ी बहुत ऊंची भी हो और वहाँ क्या हो जल तथा वृक्षों से युक्त हो, जल हो थोड़ा जल कहा गया है और वृक्ष हो और ऐसे देश को। अब वृक्ष कौन से हों क्योंकि ऊपर हम पढ़ाए हैं और नीचे हम उससे अलग तरह के वृक्ष हों जैसे समी, ठीक है, करील है, बेल है, आक जैसे मदार कहते हैं, पीलू तथा बेर के वृक्ष हों, हिरण अधिक रहते हों, कृष्ण मृग आदि रहते हों, रीछ हों, श्वेत बिंदु वाले मृग रहते हों,
गोकर्ण अर्थात गाय के सदस्य कान वाले पशु रहते हों, जैसे गर्दभ, गदहा आदि इन सबों से व्याप्त हों, जिनमें स्वाद युक्त मीठे फल लगे हों, ऐसे देश को वात संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाला जंगल देश समझना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके यहाँ थोड़ा जल की कमी है क्या? आपके यहाँ ऐसे जैसे करील है, कीकर है, बबूल है और बेर के, पीलू के, मदार के, बेल, आक आदि के वृक्ष होते हैं, तो आप जंगल देश में रहने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ वात संबंधी रोग अधिक होते हैं। अब इसके पश्चात ये तो दो हो गए। अब कोई एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें दोनों तरह की स्थितियां होंगी, तो उसको हम जानते हैं। इसमें कहा गया है कि बहुदक नगो नूपह, अर्थात अभी जो दूसरे ग्रंथों में अनूप और जंगल देश के विषय में कहा गया है उसको भी हम जानेंगे। तो बहुदक नगो नूपह कफ मारुत रोगवान जांगलोल पामुशाकीचा पित्रा संग मारुतोत्तरः। दूसरे ग्रंथों में अनूप देशों के विषय में कहा गया, अनूपा देशों के विषय में लिखा है कि जिसमें बहुतायत से जल तथा पर्वत हों तथा कफ एवं वायु संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाला अनूप देश, उसे समझना चाहिए। अर्थात जिसमें बहुत से जल के क्षेत्र हों, पर्वत हों और कफ और वायु संबंधी रोग होते हों, उसको अनूप देश समझना चाहिए। और जहाँ थोड़े जल अर्थात कम हो, जहाँ थोड़ा जल हो, थोड़े वृक्ष हों और प्रधान रूप से पित्त, रुधिर तथा वायु संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र है उसको जंगल देश समझना चाहिए, ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा है। अब जो साधारण देश है अर्थात मिश्र देश है उसको जानते हैं। संश्लिष्ट लक्षणों यस्तु देशा साधारणो मतः समाः साधारणे यस्मात् शीत वर्षरोष्ण मारुताः समता तेन दोषाणाम तस्मात् साधारणो वरः। अर्थात साधारण देश के लक्षण के विषय में इसमें कहा गया है कि जिस देश में अनूप तथा जंगल दोनों देशों के लक्षण हों। जो हमने ऊपर जाना तो अनूप के और जंगल दोनों के लक्षण हों जहाँ पाए जाएं उसे साधारण देश समझना चाहिए। और साधारण देश में कहा गया है कि शीत, वर्षा, गर्मी और वायु समान रूप से रहते हैं, अर्थात जो हमारी जो मौसम है वो चारों मौसम समान रूप से रहते हैं और वहाँ वात, पित्त और कफ इन दोषों की समानता होती, समता होती है। अर्थात जो साधारण देश है वो निवास के हिसाब से उत्तम कहा गया है, अर्थात दोनों तरह की चीजें जहाँ हों। अब सुश्रुत इस विषय में क्या कहते हैं कि उचिते वर्तमान से नास्ति दुर्देशजम भयम आहार स्वप्न चेष्टादौ तद्देशस्य कृते सति। अर्थात इसमें सुश्रुत जी ने कहा है कि जहाँ जैसे हम लोगों की यात्रा होती है तो यदि किसी दुर्देश में, अर्थात दुर्देश का मतलब कि जहाँ जलवायु अपने अनुकूल न हो, जिस क्षेत्र हम रह रहे हैं उसके अनुकूल न हो, तो यदि वहाँ जाने पर हम आहार, निद्रा, विहार आदि का उचित आचरण करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार आचरण करते हैं, तो वहाँ किसी तरह के रोग का कोई भय नहीं रहता है। अब इस विषय में वृद्ध भागवत क्या कहते हैं कि यदि हम जिस देश में रहते हैं इसमें बताया गया है कि कैसी औषधि हमारे लिए उपयोगी होती है। इसमें कहा गया है कि यस्य देशस्य यो जंतुस्तज्जम तस्य औषधम हितम देशादन्यत वसतस्तत् तुल्य गुणम औषधम स्वे देशे निचिता दोषा अन्यस्मिन् कोपभागता बलवंतस्तथा न स्युर्जलजास्थलजास्तथा। अर्थात इसमें कहते हैं वृद्ध भागवत कि जिस देश का रहने वाला जो प्राणी हो उसी देश में उत्पन्न हुई औषधि उसके लिए हितकारी होगी। और यदि जैसे जिस देश में हम रहते हैं और हमारे देश में जिस गुण वाली औषधि होती है वही गुण वाली यदि अन्य देश की कोई औषधि है तो वो भी हमारे लिए हितकारी होगी। और अपने देश में संचित हुए दोष जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और हमारे शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं और यदि हम दूसरे देश में चले जाएं वही यदि कुपित होते हैं तो वो बलवान नहीं रहेंगे, अर्थात तो रोग जो है दोष में बलवान नहीं रहेंगे। और चाहे हम जल प्राय वाले जल के वो जो रोग हैं चाहे जल वाले देश में के हों या स्थल वाले देश में उत्पन्न वाले हों, यदि हम दूसरे देश में जाते हैं और ऐसे रोग हो रहे हैं तो वो बलवान नहीं रहेंगे, अर्थात जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें आगे कहा गया अर्थात अनूप देश में रहने वाले पुरुषों के संचित हुए दोष जंगल देश में जाने पर यदि कुपित हो जाएं तो भी वे अपने देश की भांति बलवान नहीं रहेंगे, अर्थात कष्टकारी नहीं रहेंगे। अब ये तो हुई देश वाली बात। अब हम चर्चा करेंगे कि दिनचर्या से संबंधित बात।
तो अब देखते हैं हम इसमें क्या कहा गया है कि मानवो येन विधिना तिष्ठति सर्वदा तमेव कार्येद वैद्यो यतः स्वास्थ्यम सदेशितम दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिताम आचरण पुरुषः स्वस्था सदा तिष्ठति नान्यथा। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, कब स्वस्थ रहेगा। तो जैसा आहार विहार आदि, इसमें कहा गया है कि जैसा आहार विहार आदि करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, वैद्य को उचित है कि उसी विधि को करावे उससे, उस व्यक्ति से, क्योंकि स्वस्थ जो स्वास्थ्य है सभी को उपयोगी है, वांछनीय है। शास्त्रों में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जिस प्रकार से कही हुई है उसी प्रकार से ये दिनचर्या आदि का आचरण करते हैं तो मनुष्य सदा स्वस्थ रह सकता है। यदि हम उसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, अर्थात स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा छोटा सा उदाहरण है, जैसे शीतकाल है भयंकर और उसमें गर्म वस्त्र पहनने के लिए कहे जाते हैं और हम कहें कि हमको गर्म नहीं पहनना है, तो आप जान सकते हैं कि क्या होगा, अर्थात हमको बीमारी हो जाएगी, स्वस्थ नहीं रहेंगे, ऐसा समझें। अब इसमें कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, तो कहा गया है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात सुश्रुत जी कहते हैं कि स्वस्थ पुरुष का क्या लक्षण है, जिसके शरीर में वात आदि दोष, अर्थात वात पित्त कफ जो ये और अग्नि धातु रस रक्त आदि जो धातुएं हैं, मल है और क्रिया है, समान रूप से हो, अर्थात सम रूप में हो, और जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न रहता है उसको स्वस्थ कहा गया है। अब इसमें जो समक्रिय है, समक्रिय का अर्थात हमारे जो कर्म हो हमारे शरीर के अनुरूप हो, ऋतु के अनुरूप हो, ऐसा। अब दिनचर्या का हम एक श्लोक लेते हैं, इसके पश्चात फिर हम आगे चर्चा करेंगे अगले भाग में। तो दिनचर्या के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, जागने के विषय में कहा जा रहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत स्वस्थो रक्षार्थ मायुधः तत्र सर्वाग शांत्यर्थम स्मरेद्धि मधुसूदनम दध्याजादर्श सिद्धार्थ बिल्व गौरोचन स्रजाम दर्शनम स्पर्शनम कार्यम प्रबुद्धेन शुभावहम। अर्थात उसमें कहा गया कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। अपनी स्वस्थ पुरुष को अपनी आयु की रक्षा के लिए, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं, अपना जीवन हम अच्छा करना चाहते हैं, तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके विषय में कहा गया है कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें उठे और क्या करना है, उठते ही हमको सबसे पहले जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं मधुसूदन भगवान का स्मरण करना है, श्री कृष्ण जी का स्मरण करना है। और इसके पश्चात सर्वप्रथम जो कार्य है करना है कि दही का दर्शन करें, घी का दर्शन करें, या दर्पण में अपना मुख देखें, पीली सरसों है, बेल है, गोरोचन तथा पुष्प जो पुष्पमाला है उसका दर्शन करें, स्पर्श करें, या ये जो चीज़ें हैं स्पर्श करें फूल माला को, पुष्पमाला को, तो यह शुभदायक होता है। अब इन चीज़ों का जो है दर्शन करने के लिए कहा गया है। अब इसके पश्चात इनमें से आपके पास दही हो तो उसका दर्शन कीजिए, घी हो तो घी में मुख का दर्शन कीजिए, घी नहीं है तो आप दर्पण में मुख का दर्शन करिए, पीली सरसों देखिए, बेल है, गोरोचन है, पुष्पमाला का दर्शन स्पर्श करिए। अब इसमें आगे कहा गया है कि समाननम व्रते पश्चेद यदीच्छे चिरजीवितम आयुष्य मुससी प्रोक्तम भलादीनाम विसर्जनम ततंत्र कूजनाद मानो दर गौरव वारणम। यदि दीर्घ जीवन, लंबा जीवन जीने की अभिलाषा हो तो अपने मुख को घृत में देखें। लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो घी में अपना मुख देखना है। प्रातः काल में जो मल मूत्र आदि का त्याग करना है, यह हमारे आयुष्य के लिए हितकारी होता है। अर्थात यदि हमारी आंत गुड़गुड़ा रही है, अफारा है, पेट का भारीपन है, इन सबों को दूर करने वाला कहा हुआ है। अर्थात यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो जितने भी हमारे पेट संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और हमारा आयुष्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इसमें मलादि में जो बात कही गई है तो उसका अर्थ है कि जो हमारे मल है, शरीर से त्याज्य चीज़ें हैं, उन सब का निवारण करना चाहिए। अर्थात जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या, तो सबसे पहले हमारे मल मूत्र आदि का विसर्जन करना चाहिए।
अब इसके पश्चात हम आगे भाग में चर्चा करेंगे। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।